हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, हम कर रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, यानी कि पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो इसमें हमारा जो कल हम कर चुके थे वो था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट। उसके बाद हमने देखा था एजेंडा 21, और उसके बाद हमने क्या देखा था रियो 20, रियो+20 सम्मेलन, राइट। अभी जो हम आगे करेंगे उसे भी देख लेते हैं गाइस। तो अब हम करेंगे विभिन्न संगठन और जो संस्थान हैं, ठीक है। तो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज़, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र, जो कि है पर्यावरण पारिस्थितिकी की। चैप्टर 1 चल रहा है, यानी कि पर्यावरण सतत विकास में बहुत सारे पार्ट हैं, तो अभी उसका पार्ट 5 चल रहा है, ठीक है। हम कुछ पार्ट जो है एक ही जो है वीडियो में 2-3 पार्ट जितने भी हो जाते हैं उसको कंप्लीट करा देते हैं। गाइज़, अगर आपको पसंद आया करे मेरी वीडियो तो लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक किया करिए अगर आपको पसंद आए तो। पसंद आती भी है लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, एक चीज़। दूसरा, अभी मेरा छोटा सा चैनल है, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो गाइस थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है। चलिए, आप लोग चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम को अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ ऐसी है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मेरी पर्सनल ऐसी है ब्लॉग, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी है व्हाट्सएप पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं, बहुत हो गया। तो गाइज़, ये हमारी पीडीएफ है, 2022 की चल रही है, ठीक है, जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी की है। यहाँ पे देख लीजिए हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक करने हैं जो आपको घटना चक्र में मिलेंगे, राइट। तो है पर्यावरण एंड सतत विकास, हो गया, अभी हमारा फिलहाल यही चल रहा है। फिर सेकंड हम पारिस्थितिकी करेंगे, तो उसके आगे के भी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है गाइस। और जो साउंड की बात है तो वो मैं इससे ज़्यादा नहीं, इससे तेज़ नहीं बोल पाऊँगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ना वीर सो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल दूँगी तो शायद वो उठ जाएँ, और अगर वो उठ गए तो वीडियो नहीं बन पाएगी। तो वीडियो नहीं बन पाई तो इसमें आपका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, दोनों का नुकसान। चलिए, फिर गाइस, यहाँ पे लिखा है विभिन्न संगठन एवं संस्थाओं की बात कर लेते हैं, संस्थान की बात कर लेते हैं। तो नोट्स और क्वेश्चन आंसर जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जो पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा, संरक्षण भी है करना है आपको और सुरक्षा भी करें, तो की दृष्टि से क्या होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, विभिन्न प्रकार के संगठनों और जो है संस्थानों की स्थापना की गई। मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए क्या हो, पूरी दुनिया में देश मिल के क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्या बना रहे हैं, संस्था संगठन बना रहे हैं। उसमें क्या होता होगा, मीटिंग होती होगी, बैठक होती होगी, बात होती होगी, फिर कुछ योजना बनती होगी, नीति बनती होगी, ठीक है। ये सब पर्यावरण से रिलेटेड। चलो, अब इसमें लिखा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था, यानी कि NEERI, महाराष्ट्र जयपुर के महाराष्ट्र राज्य में नागपुर शहर है, वहाँ पे अवस्थित है। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि जो ये आपका है नीरी, ठीक है। नीरी कहाँ पे है, नागपुर में, ठीक है। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नीरी की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्था के रूप में वाटर सप्लाई, ठीक है, किसके रूप में, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान, हम बात कर रहे हैं नीरी की। तो केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियां, औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है, की रोकथाम के क्षेत्र में शोध और विकास के लिए की गई थी। समझ गए होंगे आप लोग। नीरी है की स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान और जो इससे संबंधित बीमारियां हैं, औद्योगिक प्रदूषण है, उसको रोकने के लिए शोध हो रहा है, उस पर विकास हो रहा है, इसके लिए की गई है स्थापना, राइट। चलो, समझ गए। अब क्या लिखा है कि इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। कहाँ कहाँ, चेन्नई महानगर है, दिल्ली महानगर है, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, महानगर है। अच्छा, इसने कहा जो नीरी है ना, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, हमारे पास बहुत सारे मंत्रालय है भारत सरकार के पास, जिसमें है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसके अधीन कार्य करता है, यानी इस मंत्रालय के अधीन जो है नीरी काम करता है। तो वर्तमान में जो ये नीरी है ना, उसके निदेशक कौन है। तो गाइस, फिर मैं यही कहूँगी कि जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अपडेट। अपडेट का मतलब ये हो गया कि अभी तो मैं नाम पढ़ दूंगी अतुल नारायण, लेकिन आप एक बार क्या करिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाएँ तो उससे 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले पढ़ लीजिएगा, 1 महीने पहले पढ़ लीजिएगा कि कुछ चेंज तो नहीं हो गया, कोई चेंज तो नहीं हो गया। अब इसमें लिखा है NEA का तात्पर्य क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण
प्राधिकरण यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। हालांकि ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है आपका प्राधिकरण है, ठीक है। इसमें लिखा यद्यपि इसका जो पूरा नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी कि NEAA, जैसे यहाँ पे लिखा ना NEA और पूरा नाम NEAA यानी कि नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, मतलब नेशनल एनवायरमेंट मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA का, इसका जो गठन है आपका वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। ऊपर एक मंत्रालय आप पढ़ चुके हैं, कौन सा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इसके क्या होता है, इसके द्वारा किया गया है NEAA का गठन, राइट। चलो, तो इससे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिसमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया। मतलब कि कोई ऐसे क्षेत्र है, कोई ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र है, ठीक है, उसको उसके मामले को देखने के लिए क्या होता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बनाना चाहे, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि पर्यावरण को तो कोई क्षति नहीं पहुंच रही, तो उसके लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो आप इससे मान लीजिए यहाँ हो रही है, ठीक है। तो इससे जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1991 के तहत क्या होता है, स्थापित किया जाता है। जब भी कोई प्राधिकरण या कोई भी कुछ आता है तो ये किसी एक्ट के थ्रू आता है, यानी कि अधिनियम के थ्रू आता है। तो कौन सा है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 में ये एक्ट आया होगा, इसके थ्रू बन गया होगा ये, ठीक है। अब इसने लिखा है ताकि ये आया, इस अधिनियम के तहत आया, ताकि क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि 1998 में हुआ था ये अधिनियम। ये एक्ट कब का है, तो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1998 के 1986 के तहत क्या होता है, क्षेत्रों के प्रतिबंध हुए किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों, संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में जो है अपील की सुनवाई की जा सके, ठीक है, इसके थ्रू हो रही है। अब लिखा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की क्या है, एक विशेषज्ञ एजेंसी है, ठीक है। ये जो यानी कि WMO पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है, ठीक है। क्या करती है WMO, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी दशा, उसका व्यवहार, उसका अध्ययन करती है। और क्या होता है कि 1950 को क्या होता है, WMC यानी विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। कब हुआ, 1950 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन 1950 में लागू होता है, राइट। अब उसके एक साल बाद 1951 इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कम्युनिटी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आए, ठीक है। तो मतलब इसने क्या बोला, इसने कहा तो यहाँ का WMO जो है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, विशेषज्ञ एजेंसी है जो वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। एक चीज़ 1950 में क्या होता है, WMC लागू हुआ। क्या हुआ 1950 में, WMC। 1951 में IMC लिखा है, IMC WMO के नाम से अस्तित्व में आया, ठीक है। तो इसने कहा कि 1950 का आप समझ लीजिए WMC, और 1951 में जो है आपका IMC, ठीक है। IMC जो है आपका WMO के नाम से अस्तित्व में आया, ठीक है। यानी कि IMC जो है WMO के नाम से अस्तित्व में आता है। और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड कहाँ पे, यूरोप में है, वहाँ पे स्थित है। और इसके जो वर्तमान महासचिव हैं, फिर वही बात यहाँ पे लिख दीजिएगा अपडेट, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा है पेटेरी टलास, और इसके अध्यक्ष क्या है, जर्मनी के गेरहाई एड्रियन, यहाँ पे लिख दीजिएगा अपडेट। ये नाम आपको अलग से देखने हैं, ठीक है। अब लिखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना है 1972 में होती है, और इसका मुख्यालय का है नैरोबी, केन्या का है, अफ्रीका महाद्वीप पे है, ठीक है। तो मतलब इसने कहा UNEP की स्थापना 1972, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है यानी अफ्रीका में है। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख है क्या है, जो इसके प्रमुख है वो क्या है, डेनमार्क कहाँ पे है, यूरोप में है। डेनमार्क की कौन है, इंगर एडेंसन है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी आप अपडेट कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा एंड में जाते हुए, ठीक है। अब इसमें लिखा है EPA यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी,
ठीक है। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 1970 को हुई है और ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी जो नियम है उसके निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियम के निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित है। किसकी बात हुई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो गाइस यहाँ नेक्स्ट जो बात की गई है वो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये क्या है, एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ठीक है, क्या है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन और जिसके कार्यकाल 55 से अधिक देशों में स्थापित है, सॉरी कार्यालय। ठीक है, कितने 55 से अधिक देशों में है। और इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम। कहाँ पे गई, यूरोप जाइएगा, यूरोप में ऊपर की तरफ आता है नीदरलैंड, एक कंट्री है उसका, वहाँ पे क्या है, कहाँ पे, नीदरलैंड में, कहाँ पे, एम्स्टर्डम में इसका क्या है, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय। चलिए गाइस यहाँ पे देखिए ना, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और गाइस अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों ये तो उठ गए, फ़ोन भी गिर गया। अब हम क्या करें भैया, अब वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं। हाँ, ये तो तुमने टेंशन वाली बात कर दी। तो गाइज देखिए, चलिए पढ़ते हैं जितना पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो हमने पढ़ा था नीरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, कहाँ पे अवस्थित है, हमने कहाँ देखा था गाइज, नागपुर यानी महाराष्ट्र में एक शहर है नागपुर। तो ये कहाँ पे है, नागपुर शहर में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। और नीरी जो है भारत सरकार के विज्ञान, मतलब क्या, कौन से मंत्रालय के अधीन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी वही कब और कहाँ स्थापित किया गया। तो गई कब 1958 में, और कहाँ पे, नागपुर, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस इसमें एक नई चीज़ आपको देखना है कि इसके निदेशक कौन है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है NEA से आशय यानी कि इसकी फुल फॉर्म कह रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, राइट। तो इतना हमने पढ़ा था। तो देखिए जो नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है ना, तो इसका जो पूरा नाम देखिए, NEA भी आप कह सकते हैं, या नेशनल यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। वैसे क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, और इसका जो पूरा नाम है उसमें अपीलीय और ऐड हो जा रहा है, NEAA। अच्छा, इसका जो गठन है किस मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इसके कुछ मतलब इससे जो है कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिसमें क्या होता है, पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होती है, इसके लिए स्थापित किया गया है। और इसे जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय, मतलब इस राष्ट्रीय कौन सा अधिनियम है जिसके तहत यह है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत ये जो है स्थापित होता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में क्या है, अपील की सुनवाई की जा सके। किसकी अपील की सुनवाई की जा सके, छत्तीसगढ़ PCSP 2003 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ लिखा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। तो गई WMO की हम बात करें तो ये हमने कहाँ पे देखा था गई, हमने देखा था जेनेवा में देखा था, जेनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड, यूरोप में। तो इसका जो मुख्यालय, मतलब ये क्या है, एक यूनाइटेड नेशन की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। अच्छा, ये क्या करती है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी दशा, उसके व्यवहार का अध्ययन करती है। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे गई, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट। इसका मुख्यालय बोल रहा है तो ये है नैरोबी। कहाँ पे गई, केन्या में। और केन्या क्या है, अफ्रीका में। बस इतनी सी बात है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, नैरोबी, केन्या अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1972 में हुई है। ठीक है, किसके, संयुक्त राष्ट्र मतलब इसका क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है ना भैया, तुम्हें समझ में आ रहा है सब कुछ, है वीर। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है UNEP का मुख्यालय, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन रिपीट। अब लिखा है EPA की फुल फॉर्म क्या है, तो भैया ये, तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म हो गई। और यूनाइटेड नेशन अमेरिका की ये क्या है, संघीय एजेंसी है। ठीक है भैया, तुम्हें समझ में आ रहा है सब। अच्छा ठीक है,
अच्छा 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 अच्छा, हाँ बस हो गया हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। भैया ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय तुमको पता है कहाँ है? नहीं पता, हम बता रहे हैं। देखो ये ना, तो ये क्या है, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। क्या है भैया? गैर सरकारी पर्यावरण संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय पता है कहाँ पे? जब तुम यूरोप जाओगे ना, यूरोप में जाओगे, नीदरलैंड में क्या है, एक शहर है जिसका नाम है एम्स्टर्डम, ठीक है, वहाँ की राजधानी भी यही है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाल ही में जो है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो चौथा सत्र, यानी कि UNEA का फोर्थ जो सत्र है ना, फोर्थ सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था भैया? तो वो हुआ था, यहाँ पे लिखा है नैरोबी केन्या। और ये तुम्हें पता है केन्या कहाँ पे? नहीं पता, अफ्रीका में भाई, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए देखो ये जो है ना भैया, वीर सुनो बात हमारी, ये क्वेश्चन हम ना अभी नोट्स में पढ़ के नहीं आए अभी, और देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बिहार के लिए है तो बहुत ज़्यादा। इसमें लिखा है समग्र विषय यानी कि ओवरऑल थीम, पर्यावरणीय चुनौती और सतत उपभोग और उत्पादन के लिए क्या है, अभिनव समाधान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र जो है आपका कब, 2019 के मध्य केन्या के नैरोबी में आयोजित हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कोविड-19 के कारण क्या हुआ था ना, UNEA 5 जो 5वां सत्र था, उसका आयोजन जो है ना 2 सत्रों में किया गया। यहाँ लिखा है UNEA 5.1 का ऑनलाइन आयोजन 2021 में, और 5.2 का आयोजन 2022 के मध्य किया गया, यानी कि 2 बार, मतलब ये जो UNEA 5th वाला है ना, जो 5वां सत्र है, वो दो पार्ट में हो रहा है, ठीक है। 5.1 5.2, एक 2021 में हुआ, 2022 में हुआ। तो ये बिहार PCS का क्वेश्चन था। चलिए गाइस, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, राइट। क्या है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं, ठीक है। अधिनियम मतलब कि एक्ट जो सरकार पारित करती है, तो किससे संबंधित है? पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में है, बहुत सारे अधिनियम, ठीक है। तो जैसे इसमें एक लिखा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये तो पहला है, मतलब इसकी अधिनियम की शुरुआत आप इससे मान लीजिए, पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है, यानी कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कुछ याद हो ना हो, ये तो याद होना चाहिए। कब पारित हुआ है? 1986 में पारित हुआ है। ये संपूर्ण भारत में लागू है, पूरे भारत में, राइट। अच्छा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्या लिखा है? छाता विधान, यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, क्या है? छाता विधान, याद रखिएगा। अब क्या होता है 1972 में, क्या होता है ना, इम्पॉर्टेंट है, 1972 में स्टॉकहोम में ना एक आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन, तो संयुक्त राष्ट्र का पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972, तो मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य थे, जो भी हुआ था 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन, उसमें कुछ नियम आए, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये पारित किया है। यानी कि कहानी थी 1972 की, तो उसमें जो भी नियम बनाए गए, ठीक है। अब भारत में भी लागू करवाने हैं तो भैया एक अधिनियम लाना जरूरी होता है, यानी कि बिना अधिनियम के ना लोग काम नहीं करेंगे, जल्दी उस पर काम नहीं करेंगे। तो उसी के तहत यहाँ पे भारत में आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, ये पारित हो गया। ये अधिनियम जो है केंद्र सरकार को शक्ति देता है, अच्छा, कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने, संरक्षण के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करें, ठीक है। तो ये पर्यावरण से रिलेटेड, मतलब ये केंद्र सरकार को शक्ति दे रहा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करे कि पर्यावरण से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करा जाए। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी, ये तो हम सब जानते हैं, तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद क्या होता है, भारत सरकार ने संविधान में आर्टिकल 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, को पारित किया। कौन सी त्रासदी के बाद आया? भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसके बाद 1986 में पारित हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए, तो इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए
अन्य कानूनों में समन्वय बनाने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, तो याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। ठीक है, देखिए हमने कहा ना, इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन हुआ है। बैठोगे भैया, आओ पढ़ा दे तुमको। इसमें लिखा है, हालांकि ध्यान है कि इसमें लिखा है 2010 को क्या हुआ कि गजट नोटिफिकेशन आया। ठीक है, तो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा क्या होता है, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति है ना, इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, अब इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्द के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे गए। पहले क्या था, आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, अब है आकलन समिति। राइट, चलिए इतनी सी बात। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है। ठीक है, फिर से देखते हैं, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से जो डायरेक्ट संबंध है किसका, वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, इसका डायरेक्ट संबंध है। जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। औद्योगिक नीति में भी और शिक्षा संबंधित जो नीतियां हैं उसमें भी आपको इसने कहा कि जो पर्यावरण दृष्टिकोण है उसको ऐड किया, सम्मिलित किया गया है। राइट, और इसमें लिखा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। यानी कि आप जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, उसमें मूल अधिकार पढ़े होंगे, तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, जीवन का अधिकार। तो उसके अंदर क्या आता है कि आपको ना स्वच्छ पर्यावरण मिले। ठीक है, नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मिले। ठीक है, तो इसने कहा कि जो तो आर्टिकल 21 में ही अंतर्निहित है क्या, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए, जो आपका आर्टिकल 21 है उसमें है। ठीक है, उसमें अंतर्निहित है। इसके अंतर्निहित है के अनुरूप क्या होता है कि इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा क्या होता है, एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, यानी कि ये क्या होता है, न्यायाधिकरण। ओके, अब लिखा है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है जस्टिस आदर्श कुमार। राइट, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो स्थापना है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत क्या होती है, 2010 में हो जाती है 18 अक्टूबर। कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। इसकी जो स्थापना है, पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानून, जो पर्यावरण से संबंधित या प्रकृति संसाधनों सहित जो है पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने, इससे जुड़े जो मामले हैं उसका प्रभावशाली तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। यानी कि गाइस ये ट्रिब्यूनल है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड आप जो है इस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। इससे एक चीज़ क्या होगी, जो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट्स हैं उसमें क्या है ना, थोड़ा उसका जो वो कम होगा। क्या कम होगा, उस पर जो लोड है ना, थोड़ा केसेस बहुत ज़्यादा है, तो उससे वो चीज़ भी कम होती है। ठीक है, तो आप जाइए NGT जाइए। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण जो है पर्यावरण के मामलों में तीव्रता से, यानी कि तो दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो ये प्राधिकरण है ना, ये द्रुत गति से, मतलब तेजी से पर्यावरणीय जो न्याय है वो देंगे और उच्च न्यायालयों के जो मुकदमे हैं उनके जो भार हैं उसको कम करने में मदद करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी नोट्स की बात। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। भैया तुम यार ये लो, अच्छा लो।
गिरा दिया। चलिएगा इस क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वीर चले गए नीचे। यहाँ लिखा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अरे ये तो बहुत ही आसान है, 1986 में हुआ था और संपूर्ण भारत में लागू है। फिर लिखा है पर्यावरण के परिरक्षण और क्या है संरक्षण हेतु। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित हुआ? तो ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, आप जानते हैं। इस पे लिख दीजिएगा आर, कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। चलो, ओहो व्याख्या तो बहुत बड़ी है। लिखा है यहाँ पे पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण के लिए क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित होता है और इसे हमने क्या बोला? छाता विधान बोला। इसके मतलब छाता विधान के रूप में जानते हैं इसे। 1972 में क्या होता है ना, स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के जो निर्णय थे उसको क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने क्या किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। तो अब कहानी ये है कि आप इस पर लिख दीजिए सेम, यानी कि नोट्स में आप सेम यही पढ़ के आए, दोबारा आप ये नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये यहाँ लिख दीजिएगा रिपीट, राइट। फिर यहाँ लिखा निम्नलिखित में से जो है कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित होता है? तो यहाँ पे भी लिख दीजिएगा रिपीट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, ये भी लिख दीजिएगा रिपीट। मतलब गाइस देखिए, रिपीट लिख देने, आर लिख देने से ना क्या होता है, आप ना इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब लिखा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। अब लिखा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? ओके, तो आंसर है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। चलो, इसमें भी सेम वही बातें लिखी है जो हम नोट्स में पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। तो इसे मैं पढ़ दे रही हूँ एक बार, आप सेम लिख दीजिएगा और क्या है दोबारा मत पढ़िएगा। अब इससे ज़्यादा अच्छा होता है कि नोट्स को ही 4 बार पढ़ लीजिए, मतलब जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का जो गठन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन होता है। अब इसमें लिखा है कि 2010 में एक गजट नोटिफिकेशन आता है और इससे क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति है, उसका नाम बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इसके अनुसार क्या है, परिसंकटमय सूक्ष्मजीव और आनुवांशिक निर्मित जीवों कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात, भंडार नियम। 1989 में क्या हुआ, आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्द के स्थान पे क्या आ गया? हाँ, क्या आ गया? आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, ये शब्द रख दिया गया। बस इतनी सी बात है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो एक तो हमें पता था वन नीति है, राइट। दूसरा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है, ठीक है। ये दोनों हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर हम कहें इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, हाँ नहीं इनडायरेक्टली नहीं, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति भी जो है इसमें इंक्लूड कर दी गई, मतलब इसमें जो है पर्यावरण को इंक्लूड कर दिया गया औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी। तो गाइस ये आंसर हो गया सभी। देखिए पर्यावरण संतुलन के संदर्भ में जो है प्रत्यक्षता संबंध जो है आपका वन नीति से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है, ठीक है। जबकि इसमें लगा औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित कर दिया गया। अब लिखा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2010 में एक अधिनियम के द्वारा। इसने कहा एनजीटी यानी कि आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट यानी कि अधिनियम 2010 के अधीन किया गया और इसके द्वारा क्या है पर्यावरण संरक्षण वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है, यानी एक अदालत की तरह काम करता है। इसका फुल फॉर्म बताना है एनजीटी का, तो गाइस आई होप अब आप बता देंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसने का सारे ऑप्शन पढ़िए, जो उससे संदर्भ में सत्य नहीं है उसकी बात करिए। तो इसमें लिखा है जो आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्या आपका CDM है की स्थापना, बिल्कुल है, यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे आगे। अभी आपको लगेगा यार ये क्या नई चीज़ है, तो कैसे ये नई चीज़ नहीं है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है नेशनल एडेप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, ठीक है। फिर हाल में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में क्या है आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, ओके। फिर लिखा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ओके। तो यहाँ पे इसने कहा कौन सा
सत्य नहीं है, तो इसमें लिखा है सी। अब देखिए इसमें क्या है, झारखंड पीसीएस का ये क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड अभी हमने नोट्स में कुछ पढ़ा नहीं है, आगे जो आएगा वो पढ़ लेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात ही, वैसे आएगा। अच्छा, इसमें लिखा है स्वच्छ विकास युक्त यानी कि CDM और UNF, मतलब CDM जो है ना UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की जो धारा 12 है उसके अंतर्गत वर्णित है, राइट। अब आप सोचेंगे क्या कहानी लिख दी है, अगर आप नए हैं तो ठीक है, जो नए हैं तो आप शांत रहिए, नहीं समझ में आया मत समझिए, आगे हम समझ लेंगे। तो इसके तहत क्या होता है आपका एनेक्स 1 के एनेक्स 1 के जो विकसित देश है, गैर एनेक्स 1 देशों में क्या है, स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो गैस ये सब चीज़ नहीं है, पता नहीं ये क्वेश्चन यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल ये जो सब्जेक्ट है उसके एंड में होना चाहिए था। एनेक्स 1, आप एनेक्स 1 कंट्रीज़ कौन सी आप नहीं जानते, नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़ कौन कौन सी है नहीं जानते आप, कार्बन क्रेडिट क्या होता है नहीं जानते आप, तो चिंता मत करिए, अभी यहाँ पढ़ लीजिए, बाद में देखेंगे तब आएगा। तो कार्बन क्रेडिट का उपयोग क्या है, विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई जो कमी है उसको पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या है, नेशनल एडेप्टेशन फंड की स्थापना की गई है, और जो बेसिक की जो 19वीं बैठक में शामिल न होने का जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई भी संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बताऊँ मैं, तो कैसे कार्बन क्रेडिट क्या होता है, जैसे कि अगर इस पर अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, इसे ना हम आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, खाली में वीडियो बड़ी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, देखिए अब लिखा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो आपका मूल अधिकार होते हैं, 6 मूल फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जिसमें इसमें क्या है, जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान, भारतीय संविधान में क्या है, आर्टिकल 21 में बात करी गई है जीवन का अधिकार, और जीवन के अधिकार में एक पॉइंट ये भी आता है कि आपको जो ना स्वच्छ पर्यावरण मिले। अब मतलब जीवन का अधिकार में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ मतलब आप जीवित रहें बस इतना काफी है, नहीं, जहाँ आप रह रहे हैं स्वच्छता हो, स्वच्छ पर्यावरण मिले आपको, स्वच्छ पानी मिले, ये सब जीवन के अधिकार में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, ठीक है, वही बात लिखी हुई है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें लिखा है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है के रूप में है। और इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है, देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, यहाँ लिख दीजिएगा सेम जो हम ऊपर पढ़ के। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB से भिन्न है। ओके, अब आप कहिए कि एनजीटी तो मैंने पढ़ लिया, CPCB क्या है, ये नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा चलो इसकी व्याख्या देखते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे, फालतू में इसके ऑप्शंस देखने का कोई मतलब नहीं है। CPCB आपको पता ही नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं पता। इसमें लिखा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना यानी कि एनजीटी की स्थापना जो है 2010 में कौन से अधिनियम के द्वारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी। यानी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप एनजीटी चले जाइए, अदालत जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तेजी से इसमें क्या है फैसला दे दिया जाएगा, और जो अदालतें होती हैं उसका जो है टाइम भी बचेगा, और क्या बोलते हैं बहुत सारी उन पे जो लोड है वो भी कम होगा। अब लिखा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, एक क्या है सांविधिक संगठन है जिसका गठन 1974 में अब समझिए 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, ठीक है। यानी इसने कहा CPCB आया, किस अधिनियम के द्वारा आया, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया, 1974 में, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय NGT का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति यानी तेज गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है, ठीक है, तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे का भार ये क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974
तथा वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981। 1974 में जो है वो जल से रिलेटेड, 1981 में जो है वो वायु से रिलेटेड। ठीक है, तो इसने कहा कि जो जल वाला अधिनियम है और जो वायु अधिनियम 1981 है में वर्णित CPCB के मुख्य कार्यों में नदियों, कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। तो आप कह सकते हैं ना ये दोनों अलग हैं, क्या, NGT और ये CPCB, हमने दोनों चीज़ें देख ली। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इसने कहा कि इन दोनों में क्या, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, राइट। तो इसने कहा NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यकलाप आदेशों से किया गया। गलत। NGT का तो अधिनियम के द्वारा हुआ है और CPCB का भी अधिनियम के द्वारा ही हुआ है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट जो है गलत है। ठीक है, आंसर है B, यानी कि पहला वाला गलत है। दूसरा देखते हैं क्या लिखा था अभी। इसमें लिखा है NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही बात है। उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को क्या करता है, कम करने में सहायता देता है और तीव्र गति से जो है न्याय प्रदान भी कर देता है। और CPCB की बात करें तो ये झरने, कुएं की सफाई से को प्रोत्साहित करता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, पूरा पर्यावरण की बात कर रहा है, एक जल और वायु की बात कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो गाइज यहाँ पे जो है ना ये तो हो गया खत्म। तो दोस्तों एक काम करते हैं, पर्यावरण परीक्षोपयोगी तथ्य, काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी रहने देते हैं क्योंकि इसमें लग जाएगा टाइम, तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो इतना मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ये जो पार्ट है पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।